हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नागार्जुन। नागार्जुन जो है वो हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि हैं। यानी कि उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली में भी अपनी जो प्रतिभा है उसके दर्शन कराए हैं और अनेक भाषाओं के ज्ञाता और प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में भी मौलिक रचनाएं की हैं। मतलब संस्कृत, मैथिली और बांग्ला से अनुवाद कार्य भी किया है। मतलब मौलिक रचनाएं भी लिखी हैं और अनुवाद कार्य भी किए हैं। और साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा और ये उपनाम उनके मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र के साथ मिलकर एक मेव हो गया। तो ये तो एक नागार्जुन के बारे में एक छोटी सी जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बताई। अब हम इसको थोड़ा सा इनका जो जीवन परिचय है वो देख लेते हैं। इनका जो पूरा नाम था, या यूँ कहूँ कि इनका जो असली नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र, और इनको जो अन्य नामों से जाना जाता था वो था नागार्जुन, जो कि इनका प्रसिद्ध नाम था, और यात्री, जो इनके एक तरीके से जो जिस नाम से ये रचनाएं लिखते थे वो था। और जन्म जो थे इनकी 30 जून 1911 में मधुबनी जिला बिहार में हुआ था, और मृत्यु हुई इनकी 5 नवंबर 1998 में दरभंगा जिला बिहार में। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्रपति था और इनकी पत्नी का नाम था अपराजिता देवी। और इनका जो कार्य क्षेत्र था, मतलब किस किस कार्य क्षेत्रों में इन्होंने जो कार्य किए वो थे, एक कवि के तौर पर, एक लेखक, एक उपन्यासकार के रूप में इन्होंने कार्य किया। मुख्य रचनाएं जो इनकी थी वो थी रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध, बापा बटेरनाथ, दुख मोचन और वरुण के बेटे। और भाषा जो जो इन्होंने प्रयोग की वो थी हिंदी, मैथिली और संस्कृत। पुरस्कार उपाधि के अंतर्गत इन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1994 में साहित्य अकादमी फेलोशिप। अब ये तो था इनका शॉर्ट में एक तरीके से जीवन परिचय। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो नागार्जुन जो है वो बिहार के मधुबनी जिले के एक गांव सतलखा में 30 जून साल 1911 में एक मध्य वर्गीय ब्राह्मण परिवार में वैद्यनाथ मिश्र के रूप में जन्मे थे। मतलब जो शुरुआत में इनका नाम था वो वैद्यनाथ मिश्र था। 3 साल की उम्र में ही नागार्जुन के सर से माँ उमा देवी का साया उठने के बाद इनके पिता गोकुल मिश्रा ने इनका लालन पालन किया। नागार्जुन ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने गांव से ली और फिर वे शिक्षा ग्रहण करने वाराणसी चले गए, और इसके बाद कोलकाता से इन्होंने अपना बाकी का ज्ञान अर्जित किया। इस दौरान वे आर्य समाज के विचार से काफ़ी प्रभावित हुए और फिर उनका जो झुकाव था वो बौद्ध धर्म की तरफ हो गया। और इसके बाद बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके बारे में जानने और संस्कृत के ग्रंथों और दार्शनिक व्याख्यानों के लिए श्रीलंका चले गए, जहाँ पर कवि नागार्जुन ने विद्या अलंकार परिवेण से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। और इनका जो विवाह हुआ था वो 1932 में अपराजिता नाम की एक कन्या से हुआ था, और 1934 से 1941 तक इन्होंने घुमंतू जीवन व्यतीत किया। और साथ ही जो इन्होंने इनका जो घुमंतू जीवन था उसके अंतर्गत ही इन्होंने जगह जगह पे अपनी एक तरीके से सारी ज़िंदगी घूमते ही रहे। इन्होंने अपनी जो गृहस्थी है उसका भार कभी ग्रहण नहीं किया। और राहुल सांस्कृतायन के संयुक्त निकाय का अनुवाद पढ़कर इनकी इच्छा हुई कि ये मूल ग्रंथ पाली में पढ़ा जाए। मतलब श्रीलंका जाने का जो इनका विचार था वो यहीं से आया। जो राहुल सांस्कृतायन की जो एक किताब थी संयुक्त निकाय, इसको इन्होंने सोचा कि पाली जो मूल इसका ग्रंथ है पाली में है जो, उसको पढ़ा जाए, और इसके लिए इसी इच्छा के साथ वो श्रीलंका चले गए, क्योंकि घुमंती स्वभाव के तो थे ही और इनकी जैसे एक विचार जैसी आए तो ये साथ के साथ चले गए। और वहाँ वे स्वयं पाली पढ़ते थे और बट के भिक्षुओं को, जो वहाँ के भिक्षु थे, उन्हें संस्कृत पढ़ाते थे। मतलब स्वयं तो पाली सीखते थे लेकिन वहाँ वो औरों को संस्कृत सिखाते थे। और यहाँ उन्होंने काम चलाओ अंग्रेजी सीखी और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। सन 1936 में यही उन्होंने नागार्जुन नाम धारण किया। बौद्ध धर्म से प्रभावित होने के साथ ही इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। वैद्यनाथ मिश्र से इन्होंने अपना नाम नागार्जुन धारण कर लिया। सन 1938 में ये भारत लौट आए और बिहार के किसान आंदोलन में सम्मिलित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें 3 बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी और जेल से छूटकर सन 1941 में पुनः गृहस्थ बने।
इन्हें गांव में रहने के लिए विवश किया गया क्योंकि डर था कि ये कहीं पुणे ना भाग जाएं, क्योंकि जैसा कि इनका स्वभाव था घुमंतू सा, तो इसीलिए इन्हें गांव में रहने के लिए विवश किया गया ताकि ये फिर से ना भाग जाएं। जीविका के लिए पत्नी को लेकर फिर पंजाब पहुंचे और 1943 में पिता का स्वर्गवास हो गया। तब गांव में घर का सारा उत्तरदायित्व पत्नी ने अपने कंधों में ले लिया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि घर गृहस्थी का भार इन्होंने कभी वहन करने की नहीं सोची और सारा जीवन इन्होंने घूमते हुए ही बिताया। और इन्होंने नागार्जुन जो है वो अपना सारा जो उत्तरदायित्व था पत्नी ने अपने कंधों पर ले लिया और ये सिर्फ घुमकड़ी करते रहे और साहित्यजीवी बन गए। कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता भी इन्होंने ग्रहण की, किंतु सन 1962 में चीनी आक्रमण के बाद सदस्यता छोड़ दी। वे शोषित पीड़ित जनता के खुले पक्षधर थे। बिहार के जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में उन्हें फिर जेल हुई। तो ये तो था इनका एक तरीके से जीवन कि इन्होंने क्या क्या किया, और हम देख रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ घुमंतू जीवन ही अपनाया जैसे कि राहुल सांस्कृत्यायन का है, उसी प्रकार का प्रभाव कुछ इनके जीवन का भी था। और ये भी सिर्फ घुमकड़ी करते रहे, इन्होंने परिवार और घर गृहस्थी के बारे में कभी चिंता नहीं की। उसका सारा उत्तरदायित्व इनकी पत्नी ने अपने आप ही वहन किया। और नागार्जुन जो कि जीवन भर घुमंतू बन रहे, जहाँ भी उत्पीड़न होता जनता का प्यार मिलता वे तुरंत वहाँ पहुँच जाते। और 87 वर्ष की आयु में 5 नवंबर 1998 को इनका स्वर्गवास हो गया। तो अब बात कर लेते हैं इनके सम्मान और पुरस्कार के बारे में। तो नागार्जुन को साहित्य में उनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदानों के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। उन्हें साल 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया और साल 1994 में नागार्जुन को साहित्य अकादमी फेलोशिप की उपाधि देकर भी सम्मानित किया गया। नागार्जुन को शुरू से ही संस्कृत, मैथिली, हिंदी, पाली आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने नागार्जुन और यात्री नाम से रचनाओं को मैथिली में प्रकाशित कराया। इनके व्यक्तित्व पर राहुल सांस्कृत्यायन का बहुत प्रभाव पड़ा। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि इनके व्यक्तित्व पर राहुल सांस्कृत्यायन का बहुत प्रभाव पड़ा और उसी के का नतीजा था कि ये उनका जो पूरा जीवन था वो घुमकड़ी में ही बीता। और राहुल सांस्कृत्यायन के ग्रंथ को पढ़कर ही ये श्रीलंका गए और वहाँ इन्होंने अपना धर्म भी बदला और साथ ही अपना नाम भी बदल लिया। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो इनकी जो कविताएं हैं पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सी इन्होंने कविता संग्रह इन्होंने लिखे हैं। तो इन्होंने लिखा है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें। ये अक्सर आता है, प्यासी पथराई आंखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी और अक्सर पेपर से पूछ ली जाती है। तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी, विप्लव, देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्न गर्भ, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में, भूल जाओ पुराने सपने और अपने खेत में। तो ये थी इनकी कविता संग्रह। बात करते हैं इनके प्रबंध काव्य। इनका जो प्रबंध काव्य थे वो थे भस्मांकुर और भूमिजा, ये इनके प्रबंध काव्य थे। इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं जैसे कि रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, गरीब दास, ये इनके उपन्यास थे। तो इस तरह से इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं जैसे कि संस्मरण, कहानी संग्रह। संस्मरण के अंतर्गत इन्होंने एक व्यक्ति एक युग लिखा, कहानी इन्होंने लिखी है आसमान में चंदा तेरे, और आलेख के अंतर्गत इन्होंने लिखा है अन्नहीनम क्रियाहीनम और बम भोलेनाथ। और साथ ही इन्होंने कुछ बाल साहित्य भी लिखा है जैसे कि कथा मंजरी भाग 1, इसका भाग 2 भी इन्होंने लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम रात, बाद में भगवान राम के नाम से था, अब मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से ये प्रकाशित है इनकी रचना, और विद्यापति की कहानियाँ, ये इनका बाल साहित्य। और मैथिली में जैसे कि हमने पहले बताया कि मैथिली में भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी इन्होंने मैथिली में लिखी है। तो चित्रा जो कि एक कविता संग्रह है, पत्रहीन नग्न गाछ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रचना है इनकी जो अक्सर पेपरों में आती है। पका है यह कटहल, चित्रा और पत्रहीन नग्न गाछ की सभी कविताओं के साथ 52 असंकलित मैथिली कविताएं हिंदी पद्यानुवाद सहित,
ये जो सारी है ये इस जो इनका संग्रह है इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और एक इन्होंने उपन्यास भी लिखा मैथिली में, वो था पारो और नवतुरिया। तो ये इनकी रचनाएं थी जो उन्होंने लिखी। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि साहित्य में इनका स्थान क्या है, क्या कहाँ स्टैंड करते हैं ये। तो आम जनता में चेतना फैलाने वाले नागार्जुन के साहित्य पर विमर्श का सारांश था कि बाबा नागार्जुन जन कवि थे, मतलब इन्हें इनके नाम के आगे बाबा लगाया जाता था, और वे अपनी कविताओं में आम लोगों के दर्द को बयां करते थे। विचारक हॉब्सबॉर्न ने इस सदी को अतिवादियों की सदी कहा है। उन्होंने कहा कि नागार्जुन का जो व्यक्तित्व है वो 20वीं शताब्दी की तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं से निर्मित हुआ था। मतलब जिस तरह उन्होंने कहा कि अतिवादियों का युग था, मतलब जो भी घटनाएं उस टाइम हो रही थी वो हर चीज़ में ज़्यादा ही था, हर अति थी हर चीज़ की। तो इन्हीं सभी घटनाओं के महत्वपूर्ण घटनाओं से नागार्जुन का जो व्यक्तित्व था उसका निर्माण हुआ था, ऐसा हॉब्सबॉर्न का विचार था। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से शोषण मुक्त समाज या समता मूलक समाज निर्माण के लिए प्रयासरत थे। और उनका मतलब उनकी चाह थी कि जो समाज हो वो हर एक के लिए बराबर हो, कोई शोषण ना हो, ऐसा उनका प्रयास था, जो कि कह सकते हैं कि सफल तो नहीं हुआ, अब तक भी ऐसा ही चल रहा है। उनकी जो विचारधारा है यथार्थ जीवन के अंतर विरोधों को समझने में मदद करती है। नागार्जुन ने कविताओं के जरिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। वे एक महान कवि के रूप में महत्वपूर्ण नहीं अपितु नए भारत के निर्माता के रूप में दिखाई देते हैं। इस प्रकार हिंदी के जो प्रगतिवादी कवि हैं उनमें नागार्जुन का जो स्थान है बहुत ही विशिष्ट है। नागार्जुन के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव, जैसा कि बताया मैंने आपको, बार बार बता रही हूँ कि राहुल सांस्कृत्यायन और साथ ही निराला का है। मतलब ये दो व्यक्ति हैं जिनका प्रभाव नागार्जुन पर बहुत अधिक पड़ा। और ये अक्सर पेपर में आता है कि नागार्जुन का के व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ा। तो पहले नंबर पे राहुल सांस्कृत्यायन ही हैं, अगर ये आता है तो यही लगाएंगे, और अगर ये नहीं है तो आप लगाएंगे निराला। राजनीतिक रूप में नागार्जुन और साम्यवादी विचारधारा के पोषक रहे। यही कारण है कि उनकी कविताओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण है, और उनकी कविताओं में निराला जैसी सहजता, आक्रोश, व्यंग्य, अखोरता, हुंकार एवं ललकार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नागार्जुन का जो जीवन है वो बहुत कुछ राहुल सांस्कृत्यायन से मिलता है, और उनका जो कृतित्व है वो निराला जी से मिलता है। तो ये तो था नागार्जुन का एक तरीके से जीवन परिचय, उनकी जीवन और कृतियों का परिचय। तो अगले लेक्चर में हम इनकी काव्य कलागत विशेषताओं को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।